अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 3 है। ठीक है, हम लोग लेक्चर 3 है, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 का एक चैप्टर है उसी को। तो अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें नियर अबाउट डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा सारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कशन हो गया था। ठीक है ना। अब हमको ऑलरेडी पता है, पहले से पता है कि एटम्स में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था क्योंकि हमने बताया था कि 1932 के आसपास उसके बारे में डिस्कवरी हुई थी, तो काफ़ी देर में हुई थी, इसलिए किसी भी मॉडल में उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो जो आपका नया ये पार्टिकल है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कह रहे हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई आज हम पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे ये माना जा रहा था इनिशियल स्टेज में कि जो प्रोटॉन होता है जिसको हम लोग P+ भी दिखाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको E- दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है, ये जो होता है इसी को कंसिडर किया जा रहा था किसी भी एटम का मास। ओके, किसी भी एटम का मास किसको कंसिडर किया जा रहा था, प्रोटॉन के मास को। तो जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उसमें जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन है, तो इसका एक प्रोटॉन और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रोटॉन होते हैं। ऐसे हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसको माना जाता है 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इन सब का मास जब कैलकुलेट किया जाने लगा तो हाइड्रोजन का तो सही निकला कि प्रोटॉन के बराबर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो रहा था। लेकिन जब हीलियम की बारी आई तो नोटिस किया गया कि ये मास में डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इसका मास होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें मास में क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था। ठीक, तो इस डिफरेंस के वजह से एक मतलब फिर इसके बाद हीलियम के अलावा बहुत सारे और भी एलिमेंट्स के ऊपर किया गया, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था कि उतने टाइम्स प्रोटॉन के मास से अलग आ रहा था मामला। ठीक है, तो ये एक कंसीडर किया गया कि लगता है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं एटम के अंदर जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है। तो उस वहाँ से एक आइडिया निकला कि इसमें कोई ना कोई और पार्टिकल है। ठीक है, 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की पूरी डिस्कवरी की। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की मतलब एक कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने उसके होने का डिस्कवर किया, उसको प्रेजेंस का बताया। ठीक है ना। तो फिर तब ये पता चला कि एटम्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, फिर देखिए, सबको पता था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल स्पीशी होती है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशी होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इस पर क्या चार्ज होगा, देखिए अगर इस पर प्लस चार्ज होता, मान लें अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज होता तो पूरा एटम कैसा हो जाता, प्लस हो जाता। मान लीजिए इसके ऊपर माइनस चार्ज होता तो पूरा एटम क्या हो जाता, माइनस हो जाता। लेकिन एटम होता कैसा है, एटम होता है न्यूट्रल। ओके, तो जब न्यूट्रल है इसका मतलब कि न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नो चार्ज। ठीक है ना, ज़ीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है, इसी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर उसके ऊपर मास भी कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट किया गया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमको निकला वो क्या निकला, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, तो ये हमको न्यूट्रॉन का मास भी निकला कैलकुलेशन करके। तो इसके बाद फिर सबको पता चल गया कि एटम्स में 3 फंडामेंटल या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा चार्ट एक बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा कंपैरिजन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, इसमें ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर हम ले लेते हैं प्रोटॉन और इधर हम ले लेते हैं न्यूट्रॉन। ओके, इधर ले लेते हैं सिंबल, कैसे मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर हम ले लेते हैं नेचर, उसका कैसा होता है। इधर लेते हैं मास कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद इस पर चार्ज कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E। ठीक है, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। इसका नेचर कैसा होता है भाई, ये निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻12
27 किलोग्राम, ये भी हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मतलब नियर अबाउट इक्वल मास होता है। ठीक है। चार्ज की बात की जाए तो इस पर -1 चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर +1, इस पर 0 चार्ज, नो चार्ज। अच्छा, -1 और +1 का मतलब ये नहीं कि -1 वैल्यू, -1 यूनिट्स होता है ये चार्ज, ठीक है, और इसकी +1 यूनिट्स चार्ज होती है। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब को ही हम लोग -1 यूनिट बोलते हैं, और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, +1 बोलते हैं। ठीक है, और इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नो चार्ज। तो ये कंपैरिजन टेबल है, ईजिली याद करने के लिए चीज़ें, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लर्न करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा पूरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपैरिजन आपस में। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक आती है वो आती है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दोनों चीज़ों को साथ ही में पढ़ेंगे। पहले एटॉमिक नंबर समझते हैं क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है Z से, कैपिटल Z से। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, और अगर एटम जो है न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर अनलेस अनटिल कोई चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपके मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। ओके, जैसे मान लीजिए हमने बात की सोडियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम 11। ओके, तो ये था हमारा। ऐसे मान लो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे क्लोरीन का ले लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 17। दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, अगर हम मास नंबर की बात करें, ठीक है, तो मास नंबर जो होता है हमारा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ठीक है ना, मास नंबर डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल ए से। मास नंबर बेसिकली जो होता है, मास नंबर को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा मास नंबर। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, पहले तो Z उसका 2 होता है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 2। तो इसका A कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दोनों में से कोई एक डेटा ज़रूर गिवन रहता है, तभी हम उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज़ में जैसे मान लिया अगर कह दिया कि क्वेश्चन पूछ दिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो A दिया रहेगा तब निकलेगा, या अगर हमसे कहा कि A निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिया रहेगा, प्रोटॉन्स भी देगा। इस तरह से करके हम लोग दोनों चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके निकालते हैं, लेकिन हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा दोनों। ठीक है, ये दोनों फार्मूलेज हमको याद रखने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक, अब बात की जाए रिप्रेजेंटेशन की। देखिए, रिप्रेजेंटेशन बार बार अलग अलग तो लिखा नहीं जाएगा कि इसका A इतना है, Z इतना है ना, तो एक तरीका बता दिया गया है इस तरह से, एलिमेंट, ओके, यहाँ पर लिखा जाता है A, यहाँ पर लिखा जाता है Z। ठीक है, या किसी किसी बुक्स में एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाता है Z, यहाँ पे लिखा जाता है A। Z का मतलब एटॉमिक नंबर और A का मतलब मास नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन की ही बात करें, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, H इधर भी 1 इधर भी 1, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस्तेमाल होता है, ना कि ये। ठीक है, तो हम लोग भी यही इस्तेमाल करेंगे। हीलियम की बात की जाए
तो हीलियम का कुछ ऐसे लिखा जाता है 2He4। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिखा जाता है 3, 6। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो लिखा जाता है 4, 8। अगर हम बोरॉन का कहें तो 5, 10। इस तरह से एटम्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का ईजिली। ओके, अच्छा, अब इसमें तो हमारे ख्याल में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, देखिए आयंस को वहाँ पढ़ाया था और फॉर्मेशन यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पर होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बात करी, जैसे मान ली कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He2+, तो या हमने कह दिया Li2+, या हमसे कह दिया Na+, तो हम इसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? क्योंकि अब देखिए न्यूट्रल स्पीशीज़ होती, मतलब अगर सिर्फ हीलियम रहता तो आप कह देते कि Z2 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 2 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे He2+ है, ऐसे अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि आयंस बनते कैसे हैं। क्लियर है बात? आयंस बनते कैसे हैं? ठीक है, तो दो तरह के आयंस होते हैं, प्रीवियसली बताया भी गया है कि एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। ठीक है, तो अगर हम कैटायन की बात करें तो कैसे कैटायन बनेगा, कैसे एनायन बनेगा, इसका फॉर्मेशन हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सपोज कर लिए हीलियम ही है, एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, 1H1। इसका मतलब इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन को शॉर्ट में लिख रहे हैं इस तरह से, 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर H+ चार्ज आया, मतलब H+ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रह गया। या और आसानी से समझिए तो ये हमारा 1H1 है, इसमें से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो अब इसके पास क्या बचेगा? इस केस में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एक माइनस हो गया तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो बेसिकली प्लस चार्ज या कैटायन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का माइनस होना या लॉस होना या माइनस होना, किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और अगर यही हम इसी में हमारे इनिशियली क्या था 1H1, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इनिशियली, एक प्लस हो गया तो हमको क्या मिलेगा? एक प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस चार्ज रह जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एक बचा रह जाएगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो ये गेन या प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्लस चार्ज लगने का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, और माइनस चार्ज लगने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। प्लस चार्ज लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस चार्ज लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो ऐसे करके अब हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन की He2+ में, Li2+ में और Na+ में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हीलियम का Z कितना होता है? 2। प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब देखिए प्रोटॉन 2 है तो इन जनरल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2, लेकिन यहाँ 2+ चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, मतलब इस स्पीशीज़ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम Li की बात करें या लिथियम की बात करें तो इसका Z क्या होता है? 3। प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 3। इस पर कितना चार्ज है? 2+। इनिशियली इन नॉर्मल स्टेट में, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उस पर चार्ज 2+ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, नॉर्मली लिथियम के पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए तो 1 बचा ना, तो इसलिए। ठीक है, ऐसे ही सोडियम की बात करें तो इसका Z होता है 11। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। सिंगल प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए थे, सिंगल प्लस चार्ज है तो 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया? 10। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। ठीक है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस की। ओके।